এদিন বিপ্লবী লালা রাজপথ রায়ের শহীদ দিবস উপলক্ষে আর্য সমাজ কলকাতা যুব শাখার উদ্যোগে আর্য সমাজ মন্দিরে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় বহু বিপ্লবী, দেশপ্রেমী, শহীদ এবং বিশেষ করে লালা রাজপথ রায়ের বিষয়ে উপস্থিত সকলেই বক্তব্য রাখেন। এদিন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আর্য সমাজ কলকাতা যুব শাখার প্রেসিডেন্ট ওম শেঠ, বক্তা রোহিত আর্য, সৌরভ আর্য, পবন আর্য, সংযোজক অরবিন্দ শেঠ, যুব সংঘের চিফ রিপোর্টার রক্তিম দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। किसी को परेशान न करता हूँ, व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे प्राय सबको पहचानता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी बड़ी इच्छा थी वेद मंत्र पढ़ते ही पहले, फिर उसके बाद अपना खाना सारे प्रयास किए। जिस समय में आप बहुत कुछ कर सकते थे, उस समय में आप केवल एक काम सीखे कि धन कैसे कमाया जा सके, और इस कारण से आप सब कुछ खो दिए। ऐसे में आज हमने एक कोशिश की है कि लाला लाजपत राय जी के बलिदान दिवस को हम मनाएं। अगर मैं यहाँ पे पूछूं किसी से, अगर इन्होंने घर से पढ़ के आए होंगे तो ये बता पाएंगे कि लाला जी की मृत्यु को कितने साल हो गए। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो शायद बता भी ना पाए, क्योंकि लाला लाजपत राय केवल एक नाम रह गया और युवा हमारे जुड़ नहीं पा रहे हैं। और जब तक वो आदर्शों से नहीं जुड़ेंगे, उन्होंने क्यों किया, क्या किया, तब तक उनके लिए ये बात एकदम बेकार है कि होंगे कर दिए होंगे। और लाला लाजपत राय ने ये बात कही भी थी, कई क्रांतिकारियों ने कही थी कि आजादी जो दिक्कत है, जो गुलाम है, जो आजाद होंगे, पहली पीढ़ी केवल इसका महत्व समझेगी, उसकी बाद की पीढ़ी नहीं समझेगी। कारण एक ही है कि उनको आजादी बनी बनाई मिलेगी। आर्य समाज भारतेर स्वाधीनता आंदोलन এতে বিশাল ভূমিকা, তার মূল্যায়ন বোধহয় এখনো হয়নি। কারণ মূল্যায়ন করবে কার? গত ৭৫ বছর ধরে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস শুধুমাত্র একটা পরিবারের মূল্যায়ন হয়েছে, নেহেরু গান্ধী পরিবার। সেখানে আর কারণ মূল্যায়ন হয়নি। আমি এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি যেখানে আমার শরীর শিহরিত হচ্ছে, যেখানে শহীদ যে আজাদ ভগৎ সিং ছিলেন। কলকাতার কোনো মানুষ কি জানেন ভগৎ সিং কলকাতায় রিজার্ভ ছিলেন? এখানে আমি জানতাম না। এখানে এসে বাইরের ফলকে এই লেখাটা দেখে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি একজন বাঙালি হিসাবে। বইটি ইতিহাসের একটি সাক্ষী অংশ। ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়তে গেলে এটা পড়তে হবে। আমি যখন ক্লাস 5-6 পড়ি তখন ইতিহাসের বইটির নাম দেখেছিলাম, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার সৌভাগ্য হয়নি যে বইটি পড়া। সেদিন গুরুজির হাতে দেখে আমি গুরুজিকে বলেছিলাম দয়া করে একটি বই আমাকে দেন। তো আজকে গুরুজি আমাকে সেই সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করলেন। আপনাদের অনেক প্রণাম। आज हम सभी इस पावन धरा में, इस आर्य समाज कोलकाता में उपस्थित है, जहां भगत सिंह जी उस दौर के लिए आए हैं। यह हमारे सौभाग्य का विषय है कि हम जहां हैं वहां पे हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने भी अपनी पैर नींव यहाँ पर रखी है। बंधुओं, पूर्व में आए वक्ताओं ने काफी गहन चिंतन के साथ लाला लाजपत राय जी के जीवन में प्रकाश डाला, और इसी निमित्त मेरा जो वक्तव्य है उससे पूर्व मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हमें अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। अब मैं यहाँ से जो भी बातें करूंगा वो सत्य होगी, सत्य आधारित होगी। और मेरा विषय है कि हमारे आदर्श कौन। हम जब अपने निर्माण, मनुष्य निर्माण के पंक्ति में आगे बढ़ते हैं, उस श्रृंखला में, तो सर्वप्रथम हम अपने आदर्श को चयन करते हैं कि हमारा आदर्श कौन। हम अपने आदर्श का चयन करेंगे तभी हम अपने आदर्श के जैसे बन पाएंगे। शहर का कैसे ये छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप और आचार्य चाणक्य का देश है, लेकिन हमने आदर्श किसे माना? हमने आदर्श उन खान टिकड़ी, उन पैसे लेने वाले भांड को माना जो पैसे लेकर के नृत्य करते हैं, नाचते हैं। अब जरा विचार करो, जब हमारे
सरदार भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिए, इसलिए इस देश को आजाद कराने के लिए। हम युवा आज 23 साल की उम्र में ब्रेकअप हो जाता है, हम टेंशन में हो जाते हैं हमारा ब्रेकअप हो गया, क्या इसके लिए हमारे क्रांतिकारियों ने फंदे चूमे थे फांसियों के? क्या इस दिन को देखने के लिए? बच्चों को बुलाकर समझाया कि मुझसे ये गलती हुई थी कि मैं राजा के पीछे चलने लगा, कमजोर पड़ जाओ या कैसी भी परिस्थिति हो जाए, जब देश का बंटवारे का मौका आ जाए तो चुपचाप अपने धनुष्मान उठाओ और मार के सामने जोड़ती हो। देश का बंटवारा हुआ 1947 में, और 47 में क्या पहला बंटवारा हुआ? क्या उससे पहले हम नहीं बटे थे? जिस भारत देश की सीमा महाराज चंद्रगुप्त के समय में अफगानिस्तान से आगे तक लगती थी, वो आज सिमटते सिमटते हम अपने ही देश में ध्यान से कर रहे और भागेंगे भी तो कब तक और कहाँ तक, किस दिशा में भागेंगे? तो आज हमारी मेरी माता है। अब थोड़ा सा इतिहास थोड़ा सा पीछे चलते हैं और मैं अपने दोनों भाइयों से भी, रोहित जी को और इनको भी और पवन जी को भी बताने का प्रयास करूंगा कि मोहम्मद साहब ने जब ईसा धर्म अपना मुसलमान धर्म चलाया तो वो सिर्फ अकेले थे, बाद में कई फिरकों में वो बढ़ते चले गए। यादगार पर ट्राई किया और उन्होंने सामूहिक कमीशन के विरोध में नेतृत्व किया और लाठी खाई। और एक बात कही थी कि मेरे शरीर पर पड़ी खाई एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य ने काबू किया 3 साल में होगी, बस इतना कर ही हमारी पीढ़ी जानती है। पर जो उनका वास्तविक योगदान था और साहित्य में उनका योगदान था, फिर उसकी चर्चा में कभी आप सब आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। কি বলবেন আজকে মানে এইরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এরকম একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেটাকে যত বেশি বেশি করে প্রচার এবং যাকে সাধুবাদ জানানো যায় সেটা কম, কি বলবেন? প্রথম কথা হচ্ছে, ধরুন এই লালা লাজপত রায়, আর্য সমাজ, মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী, বাংলার ইতিহাস বইতে এদের স্থান কতটুকু? শুধু বাংলা নয়, সারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এদের স্থান কতটুকু? গত 75-80 বছর ধরে ভারতবর্ষে যে ইতিহাস পড়া হয়েছে সেই ইতিহাসটা শুধুমাত্র একটা ফ্যামিলির ইতিহাস, সেটা হচ্ছে নেহেরু গান্ধী পরিবারের ইতিহাস। তারাই নাকি দেশকে স্বাধীন করেছে, তারাই সব কিছু করেছে। তো এই যে মানুষগুলো যাদের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে, যাদের কথায় বিপ্লবীরা ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন, সেই মানুষগুলোর কথা কখনোই সামনে আনা হয়নি, জানার চেষ্টা করানো হয়নি। তো আর্য সমাজ আজকে এরকম একটা উদ্যোগ নিয়েছেন, লালা লাজপত রায়ের মতো মানুষ, এবং আপনারা এখানে শুনলেন যে আসলে বিদেশি পণ্য বয়কটের ডাক, তারপরে স্বাধীনতা সংগ্রামের মানে 100% স্বাধীনতা চাই ব্রিটিশদের কাছে, এই ডাক কিন্তু লালা লাজপত রায়ের নেওয়া। সেটাকে হাইজ্যাক করে আরেকজনের নাম বলে দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে বলা হয় যে একজন নাকি জাতির জনক, কিন্তু একবার একটা ওই হয়েছিল, আপনার জানতে চাওয়া হয়েছিল সরকারের কাছে যে আদৌ কি জাতির জনক কেউ আছে, না নেই। অর্থাৎ ইতিহাসটাকে বিকৃত করা হয়েছে। সেই বিকৃত ইতিহাসের মধ্যে হারিয়ে গেছেন বাংলার যেমন অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা। আপনি মাস্টারদা সূর্য সেনকে নিয়ে কোথাও আলোচনা শুনবেন না, বাঘাযতীনকে নিয়ে কোথাও আলোচনা শুনবেন না, আপনি কোথাও লালা লাজপত রায়ের মতো মানুষদের নিয়ে আলোচনা শুনবেন না। এবং খুব অদ্ভুতভাবে সত্যি, এটা যেমন ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে সত্যি, মুসলিম সমাজের ক্ষেত্রেও সত্যি। আপনি আমাদের এখানে মুসলিম সমাজ, তারা কখনো কিন্তু কাদেরকে নিয়ে আলোচনা করে। দেখুন, এই আমাদের এখানে আমরা যে জায়গাটা বসে আছি, এই পশ্চিমবঙ্গে বা অবিভক্ত বাংলায়, তিনি হাজি মোহাম্মদ মহসিনের নাম, যিনি একজন দানবীর ছিলেন, যিনি পুরোটাই শিক্ষার জন্য ব্যয় করেছে, তার নাম কখনো কিন্তু মুসলিম সমাজের সামনে নিয়ে আসা হয় না। নিয়ে আসা হয় সমস্ত জেহাদিদের নামকে, জেহাদিরা তাদের আইকন হয়। আমাদের সমাজে, হিন্দু সমাজেও কিন্তু এ ধরনের মানুষকে আইকন করা হয় যাদের দেশপ্রেমের মানে সিকিমাত্র ছিল না। এবং এই দেশপ্রেম না শেখানোর ফলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসিডেন্সি কলেজে পোস্টার পড়ে ই আজাদি ঝুটা হয় কিংবা কাশ্মীর মাঙ্গে আজাদি, এই শব্দগুলোকে। তাই এ ধরনের উদ্যোগ যত বেশি বেশি বাংলায় বাড়বে, তত দ্রুত বাংলা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে। আমরা ভারতের সঙ্গে ঠিক যুক্ত নই, কারণ এমন একটা রাজ্য যেখানে একটা অশোক স্তম্ভের উপরে একটা আলাদা এমব্লেম তৈরি হয়ে গেছে, এখানে একটা আলাদা সঙ্গীত তৈরি হয়ে গেছে, এবং ভারতের যা নিয়ম কানুন সংবিধান তা মাঝে মাঝে এখানকার মুখ্যমন্ত্রী বলে দেন যে আমি এসব কিছু মানি না, যেমন SIR আমি করবো না, এসব মানি না। সুতরাং এর বাইরে গেলে, ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হতে গেলে, বাঙালি যারা ভারতবর্ষের একটা মূল জায়গায় ছিল তাদেরকে আবার পুনরায় যুক্ত হতে গেলে এই ধরনের আলোচনা সবার খুব বেশি জরুরি এবং প্রয়োজন, যেটা আর্য সমাজের পক্ষ থেকে এনারা করেছেন। আমি এটাকে সাধুবাদ জানাই। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে প্রচুর সংখ্যক আমরা দেখলাম যে যুবা যারা রয়েছে, যারা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তারা এখানে এসেছেন।
এই যে আমাদের আগামী প্রজন্মকে এই ধারায় আনা, তাদেরকে ভাবানো, তারা ভাবিত হচ্ছে, এটাকে কতটা আপনি পজিটিভ বলে মনে করেন? অবশ্যই পজিটিভ, কারণ আমাদের যুব সমাজের কাছে এতদিন বামপন্থীরা আইকন করে রেখেছিল কাকে কাকে আইকন করে রেখেছিল? মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সেতুং, আর পরবর্তীকালে চে গুয়েভারাকে কোত্থেকে ধরে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আমাদের এই পশ্চিম বাংলার যুব সমাজের আইকন কেন মাস্টারদা সূর্য সেন হবেন না, কেন ক্ষুদিরাম বোস হবেন না, কেন বাঘাযতীন হবেন না? তাই যুব সমাজের রোল অবশ্যই দরকার, এবং যুব সমাজকে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, এই 5000 বছরের সংস্কৃতির ইতিহাস জানাতে হবে। যে সংস্কৃতির ইতিহাস তাকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে তাকে সিনেমার মধ্য দিয়ে, গানের মধ্য দিয়ে, যে এটা তোমার ইতিহাস নয়, তোমার ইতিহাস হচ্ছে এটা। বলা হচ্ছে এই হ্যাঁ রাইট চয়েস বেবি, আহা, আসলে এটা রাইট চয়েস নয়। আপনি আজকে এই ধরনের যে উদ্যোগ, যেটা চোরার স্রোতের মতো হলেও দেরিতে হলেও বাঙালি এখন ভাবিত হচ্ছে, এটাকে আপনি কি চোখে দেখেন? এটা চোরা স্রোত নয়, এটাই সঠিক স্রোত। এটা হচ্ছে অন্তর্নিহিত নদী, যেটা ফল্গু নদী, যেটা গয়াতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই তলা দিয়ে যাচ্ছে স্রোত, উপরে কিছু নেই। এটা হচ্ছে ফল্গু নদী, যে ফল্গু নদীর ধারা এখানে বওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং সেটা এবার সামনে চলে আসবে। আমি 100% आशावादी। देखिए, आर्य समाज तो हमेशा से ही इस बात को लेकर प्रयासरत रहा है कि हम नई पीढ़ी को अपने जो पुराने हमारे जो महापुरुष रहे हैं उनके बारे में हम यथार्थ जानकारी दें, और वो जानकारी दें जो स्वाभाविक रूप से आजकल नहीं बताई जाती। जैसे मैं जिन दो चीज़ों का उल्लेख किया कि एक बैंकिंग सेक्टर और एक इंश्योरेंस सेक्टर, लाला लाजपत राय इसके भारत में पायनियर थे। ये बात लाला लाजपत राय के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम बताना चाहेंगे, और खाली यही नहीं, शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब के ऊपर हम कार्यक्रम करते रहते हैं। और आर्य समाज एक ऐसी जीवित संस्था है जो भारतवर्ष को जगाने का और जीवित रखने का प्रयास करती रहती है। आज ये युवा का कार्यक्रम युवा चेतना शिविर के नाम से हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अपनी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जुड़ें, हमारा धर्म क्या है, हमारे राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियां क्या हैं, उन सारे चीज़ों को यथावत हम जानें। और आने वाले टाइम में दिसंबर 20 और 21 को आर्य समाज कलकत्ता विधान सारणी में 2 दिवसीय कार्यक्रम आर्य युवा चेतना शिविर के नाम से होने वाला है, जिसमें वेद के महान विद्वान हमारे बीच उपस्थित होंगे और वेद के सिद्धांतों को, ऋषि मुनियों के सिद्धांतों को और ईश्वरी सिद्धांतों को हम सभी से अवगत कराएंगे, और बताएंगे कि हम जो ये राष्ट्र की परिस्थितियाँ जो चल रही हैं, जो विकट परिस्थिति में हम आज हैं, उससे हम कैसे निकले, और हमारे राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व है, क्या कर्तव्य है जिसका हम सभी को निर्वहन करना है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये युवाओं के बीच में आज सही प्रकार से प्रसारित नहीं है। तो वो जो आचार्य हम सबके समक्ष आएंगे वो हमें बताएंगे कि धर्म क्या, अधर्म क्या, सत्य क्या और असत्य क्या। अनेकों विषयों पे ऐसी परिचर्चाएं होगी, जहां 2 दिन सत्र होने के बाद युवाओं में जो दुर्गुण है, उन सारे दुर्गुणों को बाहर निकाल करके उन्हें यज्ञोपवीत करा करके ऋषि के सिद्धांतों से अवगत करा करके उन्हें ऋषि के ऋण को चुकाने के लिए प्रतिबद्ध किया जाएगा। ऐसे कार्यक्रम आने वाले 2 दिवसीय लघु गुरुकुल यहाँ पे होने वाला है। तो मैं आप सभी कोलकाता के युवाओं से, वृद्धों से, माताओं, बहनों से यह निवेदन करूंगा कि आप इस 2 दिवसीय लघु गुरुकुल में अवश्य आएँ और जानें कि ऐसी क्या शिक्षा, वो कौन सी विद्या, वो कौन से सिद्धांत है जो एक साधारण से पुरुष को महापुरुष बनाती है, जो राम को भगवान राम बनाई। तो ऐसे विद्या संस्कार से हम सभी सुशोभित व सुसज्जित हों, ऐसी कामना के साथ आप सभी इस 2 दिवसीय लघु गुरुकुल में अवश्य पधारें। आप सभी का सादर नमस्ते। मैं पवन आर्य समाज कलकत्ता की तरफ से आप सभी को आह्वान करता हूं कि हमारा 2 दिवस का एक सत्र लगाया जा रहा है, जो दिसंबर के 20 और 21 को है। आपको सूचना की भी मिल जाएगी, और मेरा फ़ोन नंबर है 9831492786। आप इस नंबर पे जानकारी भी ले सकते हैं। आप अगर न्यूज़ में देख रहे हैं, जी न्यूज़ बंगला में देख रहे हैं, तो आप हमें संपर्क करें। सत्र लगाना चाहते हैं, आप सत्र करना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने ग्रंथों को, हमारी दिनचर्या कैसी हो, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम 2 दिन का सत्र लगाएंगे। देश पे किस किस चीज़ का संकट है ये भी है, और ये सत्र पूरा का पूरा निःशुल्क है, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। 2 दिन का सत्र है, आपको आना है तो आप दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप ज़रूर आइए, और सच में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं भी सत्र कर चुका हूँ, और जो सत्र किए सब आनंदित हुए, जीवन बदल गया है। तो आपसे भी अनुरोध है कि आप सब भी आएँ। धन्यवाद। आज यहाँ पे बहुत युवा यहाँ पे उपस्थित हुए हैं,
तो इसको देख के आप कितना उत्साहित है, कितना पॉजिटिवनेस आ रहा है यहाँ? मैं तो एक टीचर हूँ, तो मुझे हमेशा कोशिश रहती है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को सीधे सीधे कनेक्ट किया कि युवाओं से आज सब कुछ केवल सोशल मीडिया पे जुड़े हुए लोग हैं और अपने धर्म संस्कृति को नहीं पहचानते हैं। लाला जी का नाम केवल जानते थे, आज लाला जी के बारे में जानकर बहुत उन्हें जानकारी बढ़ी होगी उनकी, और वे सब भी खुश हुए। मैं तो धैर्य का धन्यवाद देता हूँ कि वो 2-2.5 घंटा आज बैठ पाए हैं, बच्चे सुने हैं पूरा, तो मुझे विश्वास है कि वो सत्र करेंगे और आप लोग भी सत्र करना चाहें तो ज़रूर आएँ। संयोजक के तौर पर इस वर्ष का यह मेरा तीसरा प्रोग्राम है। जून मास में मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से एक प्रोग्राम आयोजित करवाया था। उसके पश्चात 14 सितंबर 2025 रविवार के दिन अंतर्राष्ट्रीय रूप में हिंदी दिवस, हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस को हमने यहाँ पर इसी मंच से मनाया था। इसके पश्चात ही हमारा तीसरा प्रोग्राम हुआ जिसका मैं संयोजक हूँ। इस आयोजन का नाम हमने लाला जी के नाम पर रखा। यद्यपि 17 नवंबर को लाला जी का देहावसान हुआ था, परंतु समय अभाव और कार्यों की अधिकता के कारण हमने आज के दिन यह आयोजन रखा। थोड़ा समय मिलने के बाद हमने प्रयास किया कि युवा वर्ग लाला जी के सभी कार्यों से परिचित हो। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि विस्मृत योद्धाओं को किसी तरीके से वापस समाज के मूल पटल पर लाया जा सके। लाला लाजपत राय जी शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुलीय परंपरा के थ्रू गुरुकुल कांगड़ी और आंग्ल शिक्षा के रूप में डीएवी की स्थापना में सहयोगी रहे। द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास लिखने वाले गुरुदत्त विद्यार्थी जी के भी ये परम सहयोगी और उनके सपोर्टर रहे। इसके पश्चात जब हमारे देश में कन्वर्जन यानी धर्मांतरण का जोर चल रहा था, या मतांतरण से मजहब या रिलीजियन को पकड़ने का जोर पकड़ रहा था, तब हमारे स्वामी जी ने, हमारे लाला जी ने लेखराम जी और हंसराज जी के माध्यम से इस कार्य को और गति दी, और स्वामी श्रद्धानंद जी के माध्यम से घर वापसी के कार्य की प्रारंभ आज से 100 साल पहले ही करवा लिया था। उसके भी बैकअप में हमारे लाला जी थे। ये ऐसे सर्वमान्य नेता थे जिन्हें गरम दल, नरम दल और बाकी किसी भी विचारधारा के लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये लाला जी की सहृदयता ही थी कि वो किसी भी साँचे में देश हित के लिए ढल जाते थे, और ऐसे योद्धा विस्मृत न हो जाएं, केवल हमारी दीवारों पर टंगे न रह जाएं। इसके लिए यह हमारा जिम्मेदारी है, हमारी मुख्य कार्य प्रणाली का हिस्सा होना चाहिए कि अगली पीढ़ी, युवा पीढ़ी तक हम इस लेगेसी को पास ऑन कर सकें। इसी का एक छोटा सा प्रयास हमने आज किया। इसके पश्चात हमारी अगली रूपरेखा युवा चेतना शिविर के रूप में बंगाल के सभी युवाओं के लिए है, जो कि 20 से 22 दिनों बाद है, और हमारे आर्य समाज कलकत्ता का वार्षिकोत्सव भी 23 तारीख से प्रारंभ हो रहा है। उसके लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। यहाँ के प्रोग्राम से मैं बहुत उत्साहित हूँ, और आर्य समाज से मैं आज से नहीं 3 साल हो गया, 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। और हम लोगों का एक ग्रुप है सखी संस्था, इसमें महिलाओं का ग्रुप है, और आर्य समाज से जुड़ के मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। मैंने बहुत कुछ सीखा और अपने जीवन में परिवर्तन किया, और सखी संस्था से जुड़ के भी मैंने अपने महिलाओं के लिए बहुत कुछ कार्य करने का सोचा है और कर भी रही हूँ। हम लोगों की महिलाएं बहुत एक्टिव हैं, मोटिवेट करना है उन लोगों को, आगे करना है। आर्य समाज से जुड़ के कुछ हम सखी संस्था के लिए कुछ नए मार्ग है जो सुचारू रूप से कैसे करना चाहिए, उस सब चीज़ के लिए प्रेरणा हमको यहीं से मिलती है। और सखी को लेके हम लोग ने बहुत सारे सपने संजोए हुए हैं, उन्हें साकार करना है। सखी सच होंगे सपने, यह हमारा ग्रुप है जिसमें हम लोगों ने बच्चों के लिए मिनी लाइब्रेरी, बाल दिवस के लिए बच्चों के प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं, ड्राइंग की क्लासेस वगैरह करते हैं, और जो लेडीज़ लोग सीखना चाहती हैं सिलाई वगैरह, उन लोगों की सिलाई की क्लासेस भी हम लोग करते हैं। और भी छोटे छोटे कार्य हैं जो हम लोगों ने सोचे हुए हैं और उसको अग्रसर कर रहे हैं। धन्यवाद कहना चाहूँगी। आज यहाँ पे एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लाला लाजपत राय जो हमारे स्वतंत्रता
क्रांतिकारी थे उनसे उनकी स्मृति में ही ये आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। तो हम लोग अपने जिस आज़ादी को आज हम लोग आराम से मतलब इतने अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं, उन वीरों को तो हमें याद करना चाहिए। तो आज उन्हीं की स्मृति में इस प्रोग्राम को रखा गया था और जितनी भी सखी सहेली की हमारी सदस्याएं हैं सब लोग आई हैं और बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम को सफल बनाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। कुछ शब्द हमने कहेंगे। भारतवर्ष हमारा प्यारा